कंटिन्यू हो रही है, बस कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चंस कर रहे हैं उससे। ट्राई करेगा किस किसने क्वेश्चंस करे क्या बताओ अभी, ट्राई ईमानदारी से बताओ बेटा, कुछ क्वेश्चन बने क्या आप लोगों से, है ना? हाँ ये कर लेना है बस, इधर इधर नहीं करे आप लोगों ने, करो यार आज कर लेना। लिखो 3 successive overtones, frequencies of an organ pipe. 3 successive overtones, frequencies of an organ pipe is given by 360 hertz 360, कॉमा 600 हर्ट्ज, कॉमा 840 हर्ट्ज 840 हर्ट्ज। सही है, फुल स्टॉप। फाइंड आउट नेचर एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप। नेचर का मतलब ये कि ये कौन सी ऑर्गन पाइप है, सीओपी है या ये ओओपी है, ठीक है? इन 3 फ्रीक्वेंसी से आपको अंदाजा लगाना है, और ये सक्सेसिव है, एक के बाद एक वाली है। करोगे ट्राई? लगाना पड़ेगा बेटा दिमाग थोड़ा सा। रेशो देखो, थोड़े से रेशो देखो बेटा, रेशो ले लो। और कैसे कट रहा है? 6 से कट रहा है क्या? 6 6 36, 10, ये कितना हो जाएगा यार? है 14। अभी और कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है, और 3 5 7। समझ गए क्या रेशो? जो सब में कॉमन था बेटा उससे डिवाइड कर दिया एक तरीके से, तो 3 5 7 का रेशो आ गया। मतलब ये कौन है यार? ये तो है सर जो लगड़ा होता है। लगड़ा कौन होता है? सीओपी होता है बस। अब मुझे बता बेटा, जो 3 है ये 3 टाइम्स ऑफ हार्मोनिक होगा ना, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल। बोलो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल इज इक्वल्स टू कितना है बेटा? 360। यहां से फंडामेंटल निकल जाएगा भैया, कितना है बताओ फंडामेंटल? 100। डिवाइड करो बेटा, 120 हर्ट्ज। समझ गए क्या? इस क्वेश्चन को कैसे करना था? सबसे पहले रेशियो देख लो। सर अगर ये 1 2 3 4 5 रेशियो में होते या 2 3 4 होते या 3 4 5 होते तो ये कौन सा होता? ओओपी होता। समझ में आया? इस रेशियो में है तो मतलब ये लगने वाला है, सीओपी है, और ये हो गया आपका कहानी। इससे भी कर सकते थे 5 इंटू फंडामेंटल इज 600, तो भी फंडामेंटल वही आता। इसको बोल सकते थे 7 इंटू फंडामेंटल इज 840, तब भी फंडामेंटल वही आता। समझ गए क्या? है? चलो बहुत बढ़िया। कोई कर पाया था कुछ से बताओ? सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हर क्वेश्चन को करने का तरीका समझते जाओ, जितने जितने क्वेश्चन मैं करवाता जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन बोलूं क्या? लिखें। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में बहुत है और इंपॉर्टेंट भी है, लिखें। इनिशियली फ्रीक्वेंसी ऑफ ओओपी, initially frequency of OOP is 1000 hertz, full stop. If 50% part of OOP is dipped in water, find new frequency of pipe. ठीक है, देखते हैं बेटा। ये कौन है? ये है ओओपी। इसकी कोई लेंथ होगी L0, सही है? तो कहानी क्या बन रही होगी बताओ? कुछ ऐसी बन रही होगी, सही है? बाद में आपने क्या करा बताओ? यहां से बेटा ऐसे पानी भरना शुरू कर दिया आपने, तो बताओ ये क्या बन जाएगी बेटा? इधर बना रहा हूं मैं,
क्या बन जाएगी? ये सीओपी बन जाएगी। अब समझ गए क्या? अब ये क्या हो गया? ये क्लोज एंड हो जाएगा ना, ये वाला जहां तक पानी जाएगा वो क्लोज एंड, वहां तक क्लोज एंड। तो अब कैसे बनेगा बताओ? अब तो ये यूं बनेगा। करो बाप, ये एल नॉट था तो एल नॉट बाय 2 तक पानी भर गया, तो ये एल नॉट बाय 2 रह गया। करें तो पानी भरने से ओओपी कैसा बन गया? सीओपी बन गया। मैं उस वाले में पानी नहीं भरता हूं, इस वाले में इसको ऐसे ही रखते हैं। कुछ नहीं बोला जाए तो ये हमारे फंडामेंटल में है। फंडामेंटल में बेसिक ऐसा बनता है। V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बोलो V तो V है सर, या फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी है। V बाय लैम्डा। लैम्डा को क्या बोलोगे बेटा आप? यहां पर सर एल नॉट बराबर कितना बेटा? ये एंटीनोड से एंटीनोड लैम्डा बाय 2। बोलो, तो लैम्डा की जगह क्या लिख दूं बेटा? 2 एल नॉट लिख दूं। बोलो भैया, ये कितना है बेटा? ये है 1000। ये कितना दे रखा है? 1000 दे रखा है। ये सही बात है ना भाई? सही। अब नेक्स्ट इधर देखो। अब मुझे बताओ बेटा, ये है सीओपी, इसके लिए लिखो F इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। वी बाय लैम्डा। अब आप मुझे बताओ बेटा, ये दूरी कितनी है? लैम्डा बाय 4। लैम्डा बाय 4 कितना है? एल नॉट बाय 2। तो आप लैम्डा की जगह क्या लिखोगे बताओ सर? 2 एल नॉट। बोलो भाई, लैम्डा की जगह क्या लिखोगे? 2 एल नॉट। क्या सर ये तो वही है, और इसकी वैल्यू कितनी थी? वैल्यू तो 1000 है। गिवन एफ डैश। एफ डैश और एफ बराबर आ गया। समझे क्या? बोलो भाई। बेटा इतना खतरनाक रिस्पांस दे रहे हो आप लोग। अपने आप कैलकुलेशन वैसी बन गई ना। अगला बोलूं? हाँ भाई, हंसी किस बात की आ रही है? खड़ा हो। हाँ, हंस नहीं रहा था है? क्या क्या? अरे यार, मैटर खत्म कर दिया था ना यार। बैठ जा। देख रहे हो कितनी सी बात थी, खत्म। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व है? उसने बोला था क्या यार? पर वो मैटर थोड़ा बड़ा हो गया था ना यार। कहा गया? वो है अपने साथी है ना। if fundamental frequency of if fundamental frequency of both pipes are fundamental frequency of both pipes R से पहले लिख ले बेटा COP एंड OOP। बोथ पाइप्स कौन कौन से? COP एंड OOP आर 300 हर्ट्ज। फाइंड द frequency of COP and OOP corresponding to 8 antinodes।
समझ रहे हो गेम? कि अगर 8 एंटी नोड उसमें बनेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही होगी उधर, और 8 एंटी नोड इसमें बनेंगे तो कितनी फ्रीक्वेंसी हो रही होगी। दो आंसर करने हैं आपको, सीओपी के लिए और ओओपी के लिए। चलो भाई, इसके लिए मैं आपको बेटा थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, ईमानदारी से करोगे तो टाइम 4500 आया कुछ? हाँ तो वो वाला सही है। बताओ, सीओपी अलग कर लू, ओओपी अलग कर लू? देखो ना, कई बार ऐसे बोल देते हैं इतने नंबर ऑफ एंटी नोड, इतने नंबर ऑफ नोड। इसको कैसे डील करना है अपन देख लेते हैं एक बार। अच्छा, सीओपी की फंडामेंटल कैसे लिखी जाती है बेटा बताओ? ये तो लंगड़ा है, V/4L, और ये कितनी दे रखी है आपको? 300 हर्ट्ज। ठीक है सर, ये कितना है? V/2L होता है ये, और ये भी इसके लिए कितना है? 300 हर्ट्ज। तो इसमें क्या फर्क रहा होगा बेटा कि ये दोनों 300 300 है, पर यहाँ 4 है यहाँ 2 है, फिर भी बराबर है, मतलब लेंथ अलग अलग रही होगी। तो यहां कुछ लेंथ L1 रही होगी, यहां कुछ लेंथ L2 रही होगी। बोलो आ रही की बात समझ में? वैल्यूज दोनों 300 है, V दोनों जगह सेम है, L भी अगर सेम कर दिया तो बेटा वैल्यूज 300 300 थोड़ा ना हो सकती थी। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा, दोनों की लेंथ कुछ अलग अलग रही होगी पाइप्स की, उसमें कहीं कोई अपने को दिक्कत नहीं है, होने दो अलग अलग। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। क्या बोला गया बेटा आपको? कितने नोड्स बनाने? 8 एंटी नोड्स बनाने। ठीक है, तो सीओपी में चले बेटा, पहले बना के देखते हैं। सर अगर एक एंटी नोड होता है तो सर हम फंडामेंटल में होते हैं। अच्छा सर, एक इसका बड़ा भाई बनाओ, लेंथ उतनी रखो। कितना एंटी नोड होगा बेटा? 2। तो अपन इसके सेकंड उसमें चले गए ओवरटोन में, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन में चले गए, या फिर अपन बोले कि 1 3 5 3 वाले पे आ गए अपन? बोलो यार। तो मुझे बताओ बेटा, अगर 2 है तो 3 आ रहा है, तो 2 2 इंटू 2+1 नहीं, 2 इंटू 2-1। अच्छा और देख लेते हैं सर क्या बैठ रहा है, क्या फॉर्मूला सही? बताओ बेटा, इधर एंटी नोड सही है क्या? कितने ज्यादा बना दी क्या? 1 2, हाँ ज्यादा हो गया, काट देते हैं यहां से। 3, ये कौन सा होगा बेटा? 5 होगा ये, 5 टाइम्स ऑफ V/4L। तो इसमें कितने आ गए? 3। तो 3 को 5 से कैसे रिलेट करें? 2 इंटू 3-1। बोलो यार, फॉर्मूला मतलब ना सही बैठ गया ये। बताओ, तो मेरे को कितने चाहिए? 8 एंटी नोड चाहिए, मतलब 2 इंटू 8-1 कितना हो गया ये? 16 - 1 15 इंटू V/4L, ये हो जाएगा 15 इंटू 300 4500। समझे क्या गेम? बोलो भाई, सही है? तो बेटा मैंने ऐसे कुछ नहीं तो बच्चा क्या करेगा? एक बच्चा ये भी कर सकता है कि बेटा वो 8 एंटी नोड वाली फोटो बनाए, फिर वो देखे कि ये लेंथ किसके बराबर है। पहले वाली लेंथ को L1 बोल रहा हूं मैं, V/4L1 300 है, तो फिर वैसे करके देखो, क्योंकि लैम्डा इसमें कम होता जा रहा है, लेंथ तो उतनी रखेंगे अपन, लैम्डा कम होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। बोलो भाई, नहीं तो हमने क्या करा? हमने एक पैटर्न बना के देखा कि यार 2 से 3 आ रहे हैं, 2 से यहां पे 3 लाना है, तो 2 इंटू 2+1 करा, नहीं बैठा। फिर क्या करा मैंने? अच्छा 2+1 बैठ गया यहाँ पर 3+1 5 नहीं बैठ रहा ना। मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि मिक्स हुआ। समझ रहे हो बात को? तो एक फॉर्मेट बन गया अपने लिए, क्या बेटा, पर अपन इसको रटेंगे नहीं कि हाँ हमने सर इतने, क्योंकि कितना रटोगे भाई? समझ में आया? कितना रटोगे? अब बताओ ओपी का, बताओ ओपी का बताओ बेटा, इसमें क्या था? बेसिक में क्या रहता है? 2 एंटी नोड रह रहे हैं भाई, 2 एंटी नोड, तो ये बेसिक है। अगला क्या बनेगा बताओ? सर आप लीजिए, मैं आपको जितना देना दीजिए। एक और लूप घुसेड़ देते हैं बीच में। देखो सर, एक और लूप ऐड कर दिया बेटा। अब कितने एंटी नोड हो गए? एक ब्लिंक कर रहा है सर। 3 हो गए। 3 हो गए तो यहाँ क्या आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ एक चल रहा है V/2L2। अगर सोचो, अब अगला एक और चेक कर लेता हूँ। फिर उसका नहीं। अब बेटा आप 2 लूप घुसेड़ दो। नहीं, 1 2 3 4 है तो यहाँ 3 आ रहा है।
क्या गेम चल रहा है? -1 का गेम चल रहा है। तो मुझे बताओ, आपको अगर 8 एंटी नोड चाहिए तो क्या ले लो? 7 टाइम्स ऑफ V/12 कितना हो गया? 7 × 300 बेटा 2100। समझे क्या गेम? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं बेटा, ये आसान नहीं है क्वेश्चंस। अब इसका बनाने को मैं बोल सकते हैं कि भैया 2 लूप आ गए है ना, इसमें कितने लूप है? कितने लूप है? 1 2 और इसको गिनो तो 3 लूप है। 3 लूप है तो यहाँ 3 आ रहा है, सही है बात, पर उसमें 4 एंटी नोड है, +1 करके हम याद कर रहे हैं, पर उन्होंने नोड्स के लिए बोल दिया। तो बेटर ये है कि आप उसी वक्त बना करके एक बार आइडिया लेकर के फटाक से कर दो उसे। समझ में आ रहा है? m+1 2m-1, कल जैसे अपन ने एक पढ़ा था, नोड पे था, एंटी नोड पे था, m-1 जिसमें आया था वो नोड्स पे था, तो अपन ने बना लिया ना हाथों हाथ। तो अब बना के फटाफट रफ के अंदर इसको देख लो कि कैसे क्या, कुछ ना कुछ तो गणित बन रही होगी। जैसे -1 की बन रही है, 2 × m-1 की बन रही है, सही है? चलो लिख ले फटाफट। 2 क्वेश्चन और करेंगे बेटा, फिर अपन आते हैं बीट्स पे। ये उधर भी कनेक्ट हो गया इसका। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ, ये इसमें कनेक्टेड है। ठीक है, अगर उसका अंदर रखो, इसमें थोड़ा रिकॉर्ड। आपको अपना जो टाइम है ना वेव्स का, चैप्टर का, सबसे ज्यादा किधर बिताना है बताओ? जहां से हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ना स्टार्ट किया था, सही है ना? वहां से चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है। उससे पहले जो पढ़ा वो जरूरी तो था ही है, और वो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से स्टार्ट हुआ? स्टैंडिंग वेव से तो इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां से स्टार्ट हुआ? ये जब अपन ने ऑर्गन पाइप पढ़ा, और उससे पहले कौन सा? ये दोनों वो वायर वाला भी पढ़ा ना, स्टैंडिंग वेव स्टेशनरी वेव वाले जो फॉर्मूले बनाए, जो इंटरचेंज हो गए, ये वाले फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे हुआ? तो इसको तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस बनाने हैं इसके। अरे किसी ने रख दिया चार्जिंग में, टाइम भी लग रहा है तो बनाओ। ये इन लोगों ने रख दिया। लो टेस्ट करो। अगला क्वेश्चन बोलूं क्या? बोलो अभी एक बच्चे दोनों लिखे। लेंथ ऑफ OOP इज, गलती से हो गया होगा किसी से। लेंथ ऑफ OOP इज 44 सेंटीमीटर मुझे लग रहा है एंड देखो गलती से हो गया होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज मेरा 340 हर्ट्ज। लेंथ नहीं, ऑफ एक ही था ना OOP इज एक ही 44 सेंटीमीटर आपका वो है कि एंड आपने वही फंडामेंटल लगा लिया। फ्रीक्वेंसी इज समझ गए? 340 हर्ट्ज। वो आपने जो Full stop. उसका कंपेटिबल है वही लगा If लिया। velocity ये of होगा। sound is, if velocity of sound is 340 meter per second, if velocity of sound is 340 meter per second, find end correction। याद आ रहा है एंड करेक्शन? मुझे बताओ OOP में L इफेक्टिव के लिए कितनी बार एंड करेक्शन को जोड़ना पड़ेगा? 1 बार या 2 बार? 2 बार, क्योंकि जहां एंटी नोड बनता है वहां एंड करेक्शन आता है, वो बाहर आ जाता है। कल अपन ने एक डायग्राम बनाया था, देखो एक बार। L+2E करो। OP कैसा होता है? ऐसा होता है बेटा, ऐसा होता है। तो इसमें क्या होगा? एंटी नोड यहां बनता है, थ्योरेटिकली यहां बनता है, और प्रैक्टिकली कहां बनता है? थोड़ा सा बाहर, E इधर और E इधर। तो जो आप L लेते हो उसे आपको इस लेंथ में E इधर का भी और इधर का भी जोड़ोगे तो 2E हो जाएगा बेटा, ये L इफेक्टिव है। और यही अगर COP होता तो L इफेक्टिव कितना होता है? L+E, क्योंकि जहां एंटी नोड होता है वहीं एंड करेक्शन आता है सिर्फ। सही है क्या बात? तो बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला बेटा इसके फंडामेंटल का? बोलना सर V/12 है तो बढ़िया वाला है। बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा? 340। V कितना है? 340, ताकि कट जाए। L को क्या लिखोगे? L+2E। L को क्या लिखोगे? L इफेक्टिव, और फिर क्या लिख दोगे उसे?
L प्लस 2E। बोलो यार। और L कितना दे रखा है बेटा आपको? हैं 44 ना, तो E भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, बस कैलकुलेट कर लो। कट गए, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 44 प्लस 2E इज इक्वल्स टू 1, और ये कितना हो गया? 44 प्लस 2E इज इक्वल्स टू 0.5। 1/2 0.5 होता है। 2 इज इक्वल्स टू, सर ये है? क्या गड़बड़ हो गई? अरे तो ई सेंटीमीटर में आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है यार? ये मीटर। अच्छा सुनो सुनो यार, देखो कितनी बड़ी गलती हो रही। देखो यहां क्या है, पर सेकंड है फ्रीक्वेंसी में, या मीटर पर सेकंड है। तो 340 तो कट गए, सेकंड सेकंड भी कट गया, पर मीटर नहीं कटा ना। समझे क्या गेम? बेटा सुनो, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1/सेकंड। ये क्या है? मीटर पर सेकंड। तो यूनिट में सेकंड सेकंड तो कट गए, पर कौन बच गया? मीटर बच गया, इसलिए इसको भी मीटर में लेना पड़ेगा। अरे बोलो यार, फिर ई भी मीटर में आएगा, क्योंकि मीटर में मीटर ही जुड़ेगा। बोलो भाई कितना? 0.44 हो गया ये। अब बोलो कितना? 2E बराबर 0.5 माइनस 0.44 कितना होता भाई? मेरे हिसाब से 0.06 हो जाएगा। तो E बराबर कितना हो जाएगा? 0.03 मीटर है, कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। सही है क्या? ये आ रहा तुम लोगों का? हाँ सही है। बोलो यार, गलती समझ में आई क्या आपको? हमने क्या सोचा, सर ये कट गए ना तो यूनिट भी कट गई होगी। यूनिट नहीं कटी, यूनिट में सिर्फ सेकंड कटा, मीटर नहीं कटा। तो यहां मीटर चल रहा है तो यहां भी मीटर ही चलाओ, नहीं तो इस मीटर को इंटू 100 करके सेंटीमीटर करो। सही है क्या भाई? देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक है बेटा, आंसर नहीं आ रहा था। किसी का आया E बराबर 3 सेंटीमीटर आया था, तो तुमने क्या करा था? यूनिट इसको कर लिया था, 0.44 करा था तुमने। क्या बात है, चोट खा के करा कि अपने आप से पहले ही? पहले से ही। चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बेस्ड है ऑन रेजोनेंस ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है, जो मैं आपको कल करके बता रहा था ना, कि यहां चेक करते हैं फिर नीचे चेक करते हैं, तो एक लूप और बढ़ जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है ना। उस एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, बोलूं? लिखें। A fork of frequency, a tuning fork of frequency, a tuning fork of frequency 340 hertz, a tuning fork of frequency 340 hertz is allowed to vibrate. A tuning fork of frequency 340 hertz is allowed to vibrate just above the opening of resonance tube, just above the opening of resonance tube of length 120 centimeter, full stop. If the velocity of sound is equals to, if the velocity of sound equals to 340 मीटर पर सेकेंड, गिवन है आपको। The velocity of sound equals to 340 meter per second, full stop. Find पहला maximum number of resonance, maximum number of resonance. दूसरा maximum and minimum liquid level at resonance condition, maximum and minimum water level at resonance condition, लिक्विड लेवल एट रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस समझते हो? जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी
और जो स्टैंडिंग वेव बन रही है इसको बनाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए वो मैच कर जाए, दैट इज रेजोनेंस। करेंगे ट्राई। क्या समझ पा रहे हैं? मैं थोड़ा सा आइडिया दूं, बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? आइडिया दूं? देखो आइडिया ये है बेटा कि ये हमारा सीओपी होता है। बताओ पहली बार तो ऐसे रेजोनेंस बन जाएगा, तो एक बार तो ये रेजोनेंस बन गया। अब आप क्या करोगे? आपके पास ये आजादी है कि आप इस लेवल को कम कर सकते हो, तो बेटा आप कम कर सकते हो तो आप क्या करोगे? ये एक लूप तो बना ही था, साथ में आप एक लूप और बना दोगे। बोलो भाई। तो आप बोलोगे सर 2 बार रेजोनेंस बन सकते हैं इसके अंदर, पर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको नीचे कितना जाना पड़ेगा? एक लूप के बराबर। और एक लूप कितना होता है? λ/2। लैम्डा आप निकाल सकते हो उसी इंफॉर्मेशन से, आप क्योंकि आपको क्या पता है? आपको v पता है, आपको f पता है, तो आपको λ/2 नीचे खिसकने की आजादी है। पर आजादी कब तक है? ये पानी कब तक नीचे जा सकता है? अब आप बोलोगे सर मेरे को एक लूप और बनाने दो, पर मैं क्या बोल दूंगा? भैया इतनी तो लंबाई नहीं है इसकी। समझ में आया क्या? तो रुकेगा कब बनना? जब ये लंबाई खत्म हो जाएगी कि मैं अगला लूप ना बना पाऊं। समझ में आया क्या भाई? आइडिया आ गया ना? बस अब करो। क्या यहां लैम्डा बदलेगा बेटा? बताओ। लैम्डा नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि वी नहीं बदला और फ्रीक्वेंसी नहीं बदली। समझ रहे हो क्या बेटा? छोटी छोटी सी बातें देखो, समझोगे ना जितना उतना इजीली आप उसको फील कर पाओगे। और देखो कंडीशन क्या है। सबसे पहली बार रेजोनेंस कब बनेगा बेटा? बहुत ध्यान से सुने हर एक बच्चा। मैं इधर से बनाता हूं, ये मैंने ट्यूब बना दी। सबसे पहली बार रेजोनेंस कब मिलेगा सर? जब ये ऐसे सीओपी फिट हो जाएगा इसमें। बोलो इसके लिए लेंथ कितनी चाहिए? सर इसके लिए लेंथ चाहिए मेरे को, ये है λ/4। पहले लैम्डा निकाल के रख लेता हूं साइड में। बताओ भाई v = f लैम्डा से लैम्डा बताओ बेटा कितना होगा? v कितना है? फ्रीक्वेंसी कितनी है? लैम्डा कितना आ गया? 1 मीटर। लैम्डा कितना आ गया? 1 मीटर। और लेंथ कितनी बेटा मेरे पास टोटल बोलना ये है? 120 सेंटीमीटर। कम नहीं पड़ गई है? 120 सेंटीमीटर। मुझे बताओ बेटा ये है 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का 4 25 सेंटीमीटर। क्या मैं 25 सेंटीमीटर की हवा बना सकता हूं इसके अंदर? बना सकते हो सर, बाकी में पानी भरे रहने दो। बोलो यार। अब तुम अगला क्या करना चाहोगे? बोलो अगला कंडीशन लाने के लिए एक लूप और फिट करना चाहोगे? बोलो सर ये एक लूप कितने का आता है? 10 रुपए का। λ/2 लैम्डा कितना है? समझ गए तुम? 10 रुपए का है यार। तुम देख रहे हो फिर इंस्टाग्राम, इसका मतलब 10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया है? देख रहे हो ना? अच्छा ये बताओ बेटा 50 और चाहिए। क्या मेरे पास है 50? 25 + 50 कितना हो गया? 120 तक है भैया। फिर आपने क्या बोला यार? अगली बार रेजोनेंस कब मिलेगा? जब एक लूप और फिट कर दूं। बोलो यार एक लूप कितने का चल रहा है? 50 रुपए का चल रहा है, 50 सेंटीमीटर का। तो बेटा अब कितनी लेंथ चाहिए? क्या है क्या आपके पास? तो बताओ कितनी बार रेजोनेंस बना पाओगे? 2 बार बना पाओगे। एक बार तो ये वाला, कौन से वाला? फंडामेंटल वाला। और दूसरा 3 टाइम्स वाला, ये वाला नॉट अलाउड बेटा, सॉरी। अब मुझे बताओ जब ये बनेगा बेटा ये वाली कंडीशन, क्या उस समय पानी कम से कम होगा? बोलो कितना होगा पानी? बोलो सर ये कितना हो गया? 75 में से 120 में 75 घटाए तो 45। सर कम से कम पानी 45 सेंटीमीटर। बोलो भाई 45 सेंटीमीटर। 5 से चूक गए यार, 5 सेंटीमीटर और दे देते ना ये, तो अपन एक बार और रेजोनेंस क्रिएट कर देते। समझ में आया क्या? कम से कम पानी बेटा 45, और मैक्सिमम पानी कब? जब यहां तक होगा। तो कितना बेटा ये 25
120 में से 25 घटाओ, 95 सेंटीमीटर। जब 95 सेंटीमीटर पानी होगा तब फंडामेंटल में होगा, जब 45 सेंटीमीटर होगा जब ये एक लूप और घुस चुका होगा। समझे क्या गेम यार? सही है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाई। स्टैंडर्ड लैम्डा नहीं बदला, मतलब वो लूप की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो उतनी ही रही। लेंथ बदल रहे हैं अपन यहां पर। रेजोनेंस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? अलग अलग रेजोनेंस बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? लेंथ बदल रहे हैं। पर जब हमने सीखा था तब क्या कर रहे थे? लेंथ को वही रख रहे थे, लैम्डा बदल रहे थे। याद आ रहा है? इसलिए फ्रीक्वेंसी बदल रही थी। या फ्रीक्वेंसी और वी नहीं बदला तो लैम्डा नहीं बदला बेटा। और जब आपको रेजोनेंस ट्यूब में समझा रहा था तब मैंने ये बोला भी था कि ट्यूनिंग फॉर्क सेम ही रखते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी सेम ही रखते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, दैट इज बीट्स। मैं आपको बीट्स सुना दूं पहले भाई, हैं? गाना वाना चला दूं बढ़िया, बीट्स पे नाचेंगे अपन। ये वो वाली बीट्स नहीं है यार जो तुम समझ रहे हो। ये बहुत बोरिंग सी बीट्स है। देखो मैं आपको मतलब बताता हूं बीट्स का, पहले थोड़ा सा एक बेसिक, पहले इसकी मैथमेटिक्स देख लें क्या, या सुना दूं पहले? सुना दूं ना पहले? बीट्स फिजिक्स। देखो यार, ये वीडियो है बेटा सेंट मैरी यूनिवर्सिटी का। तो भाई मैं वो डाल देता हूं ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, डिस्क्लेमर। भाई मैंने उनको दे दिया, क्या क्रेडिट दे दिया भाई, ठीक है ना भाई? कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आनी चाहिए भाई, ठीक है? अरे कुछ नहीं है यार। लो भाई ये देखो, ये दो ट्यूनिंग फॉर्क देख रहे हो आप, दो ट्यूनिंग फॉर्क देख रहे हो आप, ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं बेटा, देख रहे हो? चिमटा, चिमटा तो देखा होगा भाई। तो ये दो चिमटे हैं, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, इनके ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। और चिमटे की क्या खासियत होती है कि अगर आप चिमटे को घिस दोगे, मतलब उसको क्या करते हैं अपन, गर्म नहीं करना, फाइल, हाँ फाइल, अगर आप उसको फाइल कर दोगे तो वो हल्का हो जाएगा चिमटा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है फ्रीक्वेंसी बताओ? छील दो उसे, छील दोगे तो क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा। तो उस चिमटे की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का क्या तरीका है हमारे पास बताओ? छील दो उसे। छीला था ना उसे, कहां गया वो? सॉरी। और अगर किसी को भारी करना है, भाव देने, तो आप उसके ऊपर वैक्स लगा दो। क्या लगा दो? वैक्सिंग। अगर वैक्स लगा देंगे बेटा तो वो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। भारी हो जाएगा तो वो सुस्त हो जाएगा, वो धीरे धीरे मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इतनी बात आई समझ में, हमारे काम आएगा। अब सुनो, ये दो जो ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं कि एक 200 है तो दूसरा 300 है। इनकी फ्रीक्वेंसी में अंतर है सिर्फ 10 का, मैक्सिमम 10 का। 10 का क्यों है मैं बताऊंगा इसका कारण कि मैक्सिमम 10 का ही अंतर क्यों होना चाहिए। ज्यादा अगर अंतर होगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी। वो दिक्कत आपको समझ में आएगी, बायोलॉजिकल दिक्कत हो जाएगी वो, है ना? बायोलॉजिकली हम उतना सुन नहीं सकते। अब क्या होता है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव में क्या था, दो वेव्स ऐसे मिलती थी ऑपोजिट, और बीट्स में क्या होगा बेटा, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम, दोनों वेव्स जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी और एक जगह इंटरफेरेंस होगा इनका, और इनकी बीच की जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं होगा।
तो आपको क्या सुनाई देगा? आपको बीट सुनाई देगी। बीट का मतलब क्या होता है? तेज धीरे, तेज धीरे। जैसे मैं बोलता हूं अभी साइलेंस सुनाई दे रहा है आपको? साइलेंस, ये एक बीट है। तो एक बीट कैसे बनती है? साइलेंस, साउंड, साइलेंस, दिस इज वन बीट। मतलब अगर मैं दिखाऊं तो आपको ऐसा। अब मुझे बताओ ये कितनी बीट हो गई? 2 बीट हो गई ना। 2 बीट बनाने के लिए क्या था? पहले साइलेंस होना चाहिए बीट के लिए और बाद में भी साइलेंस होना चाहिए। फिर दूसरी बीट के पहले साइलेंस था और बाद में साइलेंस था, तो 2 बीट हो गई। समझ में आया? अब ये बीट तो बेटा आपको बहुत अच्छे सुनाई दे रही है। अब इसमें चक्कर ये है कि अगर मैं ये बीट की फ्रीक्वेंसी अगर 10 से ज्यादा करूं, सोचो 1 सेकंड में 10 से ज्यादा बीट तुम्हें सुनाने की कोशिश करूं, मतलब अभी भी ये 10 तो कुछ भाई, ये तो मेरे हिसाब से एक दो ही कर पा रहा हूँ मैं शायद 1 सेकंड में। यार 1 सेकंड में 2 ही बीट्स हो रही होंगी। अगर ये 10 से ज्यादा अगर क्लिक्स हो जाएं 1 सेकंड के अंदर, तो आपका दिमाग उसे अलग अलग नहीं कर पाएगा। आपका दिमाग उसे बोलेगा कि ये कंटिन्यूअस साउंड सुनाई दे रहा है भाई, ये बीट तो है ही नहीं। वो वेरिएशन उसे समझ में नहीं आएगा। समझ में आया क्या? तो इसलिए ये जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, ये कितना नहीं होना चाहिए? 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाएंगे, वो आएगा F1 - F2, जो कल भी सीखा था हमने। तो अगर वो 10 से ज्यादा हो गया डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा? हमारा परसेप्शन जो है उसे बीट समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बीट सुनाता हूं एक्चुअली में हमारी फिजिक्स वाली बीट क्या होती है। तो इसने क्या करा, इन दोनों को थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर देगा, आवाज शायद सुन जाए। 250 हर्ट्ज, 238, अलग अलग अब एक साथ चला, देख लो। ये है बीट्स। जब इसने दोनों को एक साथ चलाया है तो दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? बीट्स बना रहे हैं। पर 250 और 238 का और सुना था, और सुना, डिफरेंस ज्यादा हो गया यार। मेरी बात को ही काट रहा है ये। बताओ। Here are 2 identical tuning forks, both marked 288 hertz D. If I sound them together, बस भाई ज्ञान मत दे यार। and the other in the effect on an oscilloscope. Beats. ये तो पढ़ा ही रहा है। 2 tuning forks. They're both the same exact frequency, 440 hertz. When I play them together, मेरा they harmonize. They're constructively interfering, amplifying the sound. Now, I'm going to put an inertial damper on one of these. It's going to change the frequency, so alone it sounds like this. Listen when I play them together. भारी हो गया। You hear that faint back and forth? That's called the समझ लो ना? frequency. Constructive यही है and beat. destructive interference are happening. Sounds समझ लो, उसने उसको भारी करके क्या कर दिया? फ्रीक्वेंसी कम कर दी। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो आवाज कैसी हो जाती है? भारी। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं। लो भाई बीट्स लिखो एक बार यार। बीट्स हेडिंग डालो, बीट्स लिखे लिखे लिखे, पहले लिख लो यार। when two waves, when two identical waves मत बोलो यार, when two waves when two waves travel in same direction, do interference at a point, they form beats. समझ में आया?
अब देखो ध्यान से सुनो, जो तुमने स्टैंडिंग वेव बनाई थी बेटा, उसके लिए जो दो वेव्स थी वो आइडेंटिकल थी, पर यहां जो दो वेव्स होंगी वो आइडेंटिकल नहीं होंगी। क्या आइडेंटिकल नहीं होंगी? तो क्या डिफरेंस होगा उसमें? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। किसका डिफरेंस होगा बोलो? फ्रीक्वेंसी का। क्या हो गया भाई? किसका डिफरेंस होगा? ये गिरा है। तो उनमें क्या डिफरेंस होगा बताओ बेटा? फ्रीक्वेंसी का। ध्यान से सुनो, मैथमेटिकली समझा रहा हूं पूरी बात। ये बेटा सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, यहां से यहां पहुंच रहे हैं, यहां से यहां पहुंच रहे हैं। तुमने बताओ जब इंटरफेरेंस जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तभी आपको कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ऐसी कहानी मिलेगी। पर इस बार बेटा फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो बीट्स अलग है और इंटरफेरेंस वाली कहानी अलग है। पर इंटरफेरेंस हो रहा है, पर यहां पर वो वाला इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसको बोलते हैं, वो जो इंटरफेरेंस होता था उसको बोलते थे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। मतलब सस्टेन्ड का मतलब ये कि जहां पर मैक्सिमा है वहां पर मैक्सिमा ही रहेगा, लंबे समय तक मैक्सिमा ही बना रहेगा। जहां मिनिमा है जिस पोजीशन पे, वहां मिनिमा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पर ही मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ये नहीं होगा। पर बीट्स के केस में क्या होगा? एक ही पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। समझ गए? ये बीट बन रही है ना भाई, ये तो बीट है। अब देखो मैं आपको मैथमेटिकली समझाता हूं बेटा। यहां पर y नेट होगा y1 प्लस y2। लेट अस से इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1 ले लूं बेटा इसका फ्रीक्वेंसी, माइनस kx। इसकी क्या ले लूं बोलो? a साइन। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसको, इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं है हमारे लिए। एक फॉर्मूला होता है, बस उस पर ध्यान देना है। माइनस, अच्छा ये k1 होगा ना बेटा, फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो लैम्डा भी बदलेगा ना। अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है? एक्स के लॉन्ग, ये एक्स के लॉन्ग। जब ये यहां मिलेंगे तो मेरे को बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा? जल्दी बोलो, फेज डिफरेंस बोलो, क्योंकि फेज डिफरेंस से ही डिसाइड होता था कि मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा। बोलो यार, डेल्टा फाई बोलो बेटा कितना होगा? सर डेल्टा फाई में आप इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से इसको घटाओ। लो भाई, ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t माइनस k2x प्लस k1। अच्छा यहां से मैं मान लेता हूं x1 दूरी पर था, यहां से x2 दूरी पे था, तो यहां से आ जाएगा k2x2, यहां से आ जाएगा k1x1। इतनी बात सही है भाई? लेट 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 k2x2 और k1x1 बराबर है। मैंने ऐसा पॉइंट चूज किया जानबूझ करके जहां पर ये दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो बेटा ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो बताओ भाई डेल्टा फाई कितना आएगा? जल्दी बोलो। पहले इंटरफेरेंस जो पढ़ा था ना उसमें ये वाला टर्म कट जाता था, तो टाइम के साथ फाई बदलता नहीं था। फाई नहीं बदलता था तो इंटेंसिटी नहीं बदलती थी या एम्पलीट्यूड नहीं बदलता था। पर यहां क्या हो रहा है बेटा? सेम पॉइंट पर टाइम तो बदलता है ना हमेशा। तो टाइम बदलेगा तो फाई बदलेगा, फाई बदलेगा तो इंटेंसिटी बदलेगी, तो इंटेंसिटी कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होगी तो आपको बीट सुनाई देगी। बताओ भाई डेल्टा फाई कितना है? बोलो बेटा। फॉर मैक्सिमा डेल्टा फाई कितना होना चाहिए? याद करो, जल्दी याद करो। 2n पाई। याद आ रहा है क्या? अरे अब फॉर्मूला था भाई कॉस डेल्टा फाई वाला। तो बेटा डेल्टा फाई की जगह 2n पाई पुट कर दो, ओमेगा 2 की जगह क्या लिख दो? 2 पाई। f2 माइनस f1 लिख दो, इसे बोलो इंटू 2 पाई 2 पाई। तो बेटा टाइम कितना हो गया बोलो? यहां से हमें पता चल रहा है कि बीट समझ रहे हो? देखो मैंने बोला बीट कैसे बनती है? लो हाई लो इज अ बीट। मैं उल्टा भी तो बोल सकता हूं, हाई लो हाई इज ऑल्सो अ बीट। ये भी एक बीट है। बोलो यार, जितना समय इसका लगना है उतना ही समय तो इसका लगना है। बोलो तो बताओ बेटा मुझे, क्या यहां से मैं बोल सकता हूं बीट फ्रीक्वेंसी? बीट फ्रीक्वेंसी तो बेटा बीट फ्रीक्वेंसी यहां से कितनी आ रही है? f2 माइनस f1। तुम समझ पा रहे हो? n की वैल्यू में, या बोलो कि टाइम को 1 सेकंड पुट कर दो तो n कितना हो जाएगा? f2 माइनस f1। t को कितना पुट कर दो? 1 सेकंड। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है? f2 माइनस f1।
मतलब तुम एक बात समझो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं, बेटा t बराबर 0 पे आपको सुनाई देगा मैक्सिमा, n की वैल्यू 0 पुट करती, n की वैल्यू 1 पुट करो, कितना बोलो 1 अपॉन, इस पे सुनाई देगा मैक्सिमा, फिर अगली बार 2 अपॉन। तो मुझे बताओ बेटा दो मैक्सिमा के बीच का समय कितना, 2 मैक्सिमा के बीच का समय कितना, 2/f2 माइनस f1 माइनस 1/f2 माइनस f1, कितना हो गया 1/f2 माइनस f1। दो मैक्सिमा के बीच का समय हो गया f2 माइनस f1, तो कितने मैक्सिमा 1 सेकंड में आ जाएंगे, उल्टा नहीं हो जाएगा सर? 1/f2 माइनस f1 में एक बीट सुनाई दे रही है इतने सेकंड में, तो सर 1 सेकंड में कितनी बीट सुनाई देगी सर? इतनी बीट सुनाई देंगी सर। 1 सेकंड में जितनी बीट सुनाई देगी उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ गए क्या बेटा? n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते थे ना अपन, पहले 0 पे हुआ मैक्सिमा, फिर 1 की वैल्यू पुट करने पर हुआ, फिर इतना हुआ। इससे समझ में आ गया सर इतने टाइम में एक बीट सुनाई दे रही है, तो 1 सेकंड में कितनी बीट सुनाई देंगी, f2 माइनस f1। 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशंस होते थे अपन उसको फ्रीक्वेंसी बोलते थे, तो 1 सेकंड में जितनी बीट सुनाई देगी उसको क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी। अब बस ध्यान रखना कि यहां मॉड लगा देना, छोटे में से बड़े को मत घटाना। समझ में आ गई बात? तो बस फॉर्मूला क्या याद करवाना था बेटा मेरे को इतनी देर से? सीधा भी बोल सकता था मैं, लिख लो। क्या करेंगे बोलो? फाइल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी पतला हो जाएगा, भागेगा खूब आराम से, और अगर इसको वैक्स करेंगे, भारी कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। बोलो यार, क्वेश्चंस करेंगे अभी, लिख लें। ट्यूनिंग फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर TF लिखे, TF ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, ट्यूनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज प्रोड्यूस 5 बीट्स पर सेकेंड। बीट्स पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी लिख लें ब्रैकेट में चाहे से आप। बीट पर सेकेंड का मतलब क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी 5 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क, विद अनदर TF। तो मुझे बताओ यहीं तक के क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि 300 वाला किसी अपने भाई के साथ 5 बीट्स बना रहा है, तो इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा 5। तो 300 से एक तो 5 ज्यादा हो सकता है, या 300 से 5 कम हो सकता है। तो दूसरे वाला ट्यूनिंग फॉर्क या तो ये होगा या फिर ये होगा। फुल स्टॉप करके लिखे। If impurity is added, if impurity is added on the arm of 300 hertz tuning fork, on the arm of 300 hertz TF, number of beats decreases on the arm of 300 hertz TF, number of beats decreases, then find frequency of unknown TF, then find frequency of unknown TF। तो आपको आंसर दूसरे वाले का बताना बेटा कि वो ये है या वो ये है। बोलो मैं करके बताऊं क्या क्वेश्चन है? किस पे उन्होंने भारी कर दिया? 300 को भारी करोगे तो क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी घटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कोई वैल्यू, 300 से कम कोई वैल्यू करो, 300 से कम 250 मत ले लेना, 300 से कम 299, एक कम कर लो, चलो स्टैंडर्ड बना लेते सबके लिए। कितना कर लो? एक कम कर लो। बढ़ाना है तो एक बढ़ा लेना और घटाना है तो एक घटा लो, 299। बताओ बेटा, अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, पहले डिफरेंस कितना था? 5 का, अब कितना हो गया बोलो? 4 का। इससे इसका डिफरेंस कितना हो गया? 6 का। पर वो आपको क्या बोल रहे हैं? बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। इसका मतलब ये सही है। बोलो मैं क्या सोचता मन में, यार 300 से कम जा रहा हूं तो मैं इसके पास जा रहा हूं, 300 से कम जा रहा हूं तो इसके तो पास जा रहा हूं और इससे दूर जा रहा हूं। अबे 305,
295 मन में हो रहा है। अगर मैं 300 से कम जा रहा हूं तो किसके पास जा रहा हूं? इसके पास जा रहा हूं, तो ये डिफरेंस कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, पर वो क्या चाहते हैं? घटे। इसका मतलब ये सही था। आया क्या? तो आप एग्जाम्पल के तौर पे ना बेटा कम कर दो वैल्यू एक, पर 250 मत कर देना, ये तो समझ में नहीं आएगा क्या हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कम, एक कम कर दो हमेशा। तो आंसर बोलो कितना है? सभी को समझ में आया? चलो एक और कर दो, फिर अब तुम सही करोगे। लिखो RTF having n equals to 158 hertz, n equals to 158 hertz, produce 3 beats per second, 3 beats per second with another TF, full stop. As we file the arm of unknown, इस बार हमने किसको फाइल किया है? अननोन वाले को। beats become 7, then find frequency of unknown, अब आप करोगे बेटा। ये देखो 7 का कोई रोल नहीं है, बड़ा है, बस ये समझ में आना चाहिए। 3 से 7 हो गया। साइन एम्पलीट्यूड सेम लिया मैंने, ए साइन ओमेगा 1t, वो तो कट गया ना, k1x1 k2x2 तो बराबर ले लिया अपन ने, प्लस ए साइन ओमेगा 2t। बोलो यार बेटा, ए को मैं बाहर कॉमन ले रहा हूं, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करना, एकदम मैं जो बात बोलूं याद कर लेना। बेटा अंदर क्या बच गया? साइन सी प्लस साइन डी। बोलो साइन सी प्लस साइन डी, जिससे अपन बच गए थे फ्री एंड और फिक्स्ड एंड देखते वक्त। उधर अपन ने टेक्निक लगा ली थी, x इक्वल 0 पे चेक कर लो, 0 आ रहा है तो फिर वो आपका नोड है। पर यहां अपन नहीं बचेंगे, अपन इसको फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। हो गया ना? देखो दिमाग खराब, सही है ना? पर अपने को नहीं करना है। कितना बेटा? 2 साइन, जल्दी बोलो, सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस टी कॉमन ले लिया बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। बोलो सही है क्या? अब बेटा ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूं? 2 पाई एफ, 2 पाई बाहर निकालो इनके। अच्छा इसको 2a दे दो, 2a दे दो इसे। कितना हो गया? साइन 2 पाई बाहर निकालो बेटा, 2 कट गया। बोलो 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 बोलो, कितना हो गया ये? 2 पाई बाहर, f1 प्लस 2 काटेंगे नहीं अपन, ठीक है। और ये क्या आ गया? बोलो यार, इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं तुम्हें एक फोटो दिखाता हूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है ना? सही से बताओ यार, हो रहा है ना? पर यार देख लो, देखो कोई चीज समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तुमने अपने ईसीजी देखा? ईसीजी में वेरिएशन होता है, जो भी होता है। तो एक तो इस वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है जो अंदर हो रहा है एक बीट के अंदर। मान लो ये चीज रिपीट हो रही होती बार बार, और एक बीट की फ्रीक्वेंसी है। एक तो एक जो बीट है उसके अंदर भी एक वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी है।
और एक इस बीट के रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी है। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है कि नहीं है कि नहीं है? तो एक फ्रीक्वेंसी तो तुम क्या बोलोगे, एक फ्रीक्वेंसी तो सर ये हो गई कि जिस ये जो एक एक बीट है ना बेटा, ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। नहीं भाई, एक बीट यही तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा है। देखो मैं दिखाता हूं। यार ये देखो भाई, ये देख पा रहे हो तुम? ये दो, अगर अपन के पास टाइम होता ना तो अपन इसको दोनों को बनाते। ये दोनों वेव्स जो देख रहे हो ना बेटा आप, इनमें सिर्फ थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, और जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो जो नीचे बन रहा है ना वो मिल रहा है। आपको पैकेट्स दिख रहे हैं? पैकेट्स, ये एक बीट है, ये एक बीट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है F2 माइनस F1। बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ बेटा, इसमें जो आपको वेव एक बीट के अंदर भी क्या वेरिएशन हो रहा है क्या? इसकी भी तो फ्रीक्वेंसी होगी ना। एक फ्रीक्वेंसी तो किसकी है कि ये पैकेट्स किस एक सेकंड में कितने पैकेट्स आ रहे हैं, और एक फ्रीक्वेंसी कौन सी है जिससे कि ये एम्पलीट्यूड ये वाला वेरिएशन कर रहा है अंदर वाला। बोलो यार, दो फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है क्या आपको इसमें? कौन कौन सी बोलो? एक तो जो उस पैकेट के अंदर वेरिएशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और एक पैकेट की फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से वो पैकेट आ रहा है। समझ में आया क्या भाई? तो मुझे बताओ बेटा, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? चलो इसको देख के बताओ, कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? अंदर वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर, उसका वेरिएशन जल्दी जल्दी हो रहा है। और किसकी फ्रीक्वेंसी कम है? तो मुझे बताओ, इसमें ये वाला जो टर्म है ना बेटा, ये वाला टर्म F1 प्लस F2/2, ये तो बाहर वाले पैकेट्स की फ्रीक्वेंसी है, और जो अंदर वेरिएशन हो रहा है वो है F1 माइनस F2/2। समझ में आ रहा है क्या भाई? कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बताओ? उल्टा बोल गया क्या मैं? उल्टा बोल गया ना शायद। अंदर वाले की यही बोला ना मैंने, अंदर वाले की फ्रीक्वेंसी कौन सी हो गई वेरिएशन की? F1 प्लस F2/2। और जो वो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी? F1 माइनस F2/2। अरे यार 2πf आना चाहिए था ना यहां पर, F की जगह क्या आ रहा है? F1 माइनस F2/2। समझ में आया क्या? तो आप लिख लो बेटा इसे, और मैं आपको बोल देता हूं, लिखें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव जो दोनों को मिलकर के बन रही है वो है F1 प्लस F2/2 ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन। जो हमें सुनाई दे रहा है वो है F1 माइनस F2/2। ये याद रखना है बेटा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन F1 माइनस F2/2। सुनाई दे रहा है? पहले मुझे सुनाई दे रहा है 0, सुनाई दिया 0। फिर मुझे क्या सुनाई देगा? मैक्सिमम। फिर मुझे क्या सुनाई देगा? 0। ये एम्पलीट्यूड वेरिएशन है। समझ आ रहा है? पर जो वेव मेरे कानों में आ रही है, दोनों का जो मिक्सचर आ रहा है उसमें वेरिएशन कंटिन्यूअस चल रहा है, पर मेरे को वो पैकेट सुनाई देता है। समझ रहे हो क्या? वो जो दोनों का कॉम्बिनेशन आता है ना, तो वो ऐसे ओवरलैप होकर के, देखो मैं तुम्हें अगर एक एग्जांपल देना चाहूं तो तुम क्या करना ना, एक वेव यूं बनाना और एक वेव ना इसी के नीचे थोड़ी सी कम फ्रीक्वेंसी की मतलब थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बना लो, ऐसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी वेरिएशन।
अब आप इन दोनों को जोड़ करके देखो तो आपको ऐसे दिखाएगा कि कहीं तो ये जीरो हो रहे, कहीं तो एक का मैक्सिमम एक का मिनिमम आ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, कहीं दोनों के मैक्सिमम मैच कर जाएंगे। समझ में आया क्या? थोड़ा सा खिसके हुए ये, तो किसी किसी पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम बना दे रहे होंगे और किसी किसी पॉइंट पर मिनिमम बना दे रहे होंगे। ये कहानी है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको इसके ऊपर, जो आपने याद किया आप समझ जाओगे अपना कैसे इसको यूज करना है। लिखें भाई क्वेश्चन। लिख लिया ना आपने ये बात तो कि लिख रहे हो? लिखो फिर क्वेश्चन लिखो। Two tuning forks, two TFs produce waves given by y1 equals to 4 sine 500 pi t, 4 sine 500 pi t, and y2 equals to 2 sine। अब देखो यहां पर इन्होंने एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लिया। अब एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग ले लिया तो कंप्लीट साइलेंस नहीं होगा, क्योंकि जहां मिनिमम बन रहा होगा वहां मिनिमम 4 - 2 तो रह ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या ये गेम? 2 साइन हमने जो सीखा उसमें अपन ने सेम ही लिया था ताकि फुल साइलेंस हो जाए। देखो 2 साइन 506 पाई टी, ठीक है। then these TFs are held near the ear of a person, ठीक है। फाइंड पहला नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, दूसरा फाइंड आई मैक्स बाय आई मिन, फाइंड आई मैक्स बाय आई मिन, आई मैक्स बाय आई मिन, क्योंकि यहां पर आई मिन 0 नहीं हो रहा ना, क्योंकि दोनों के ए सेम नहीं है, सही है। तीसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट वेव, और लास्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वेरिएशन। चलो भाई बताएं। भाई पहले का आंसर बोलो कितना? अच्छा इसके ओमेगा से एफ निकाल दो फटाफट, कितना आ रहा है पहले वाले का? 250, दूसरे वाले का? बस बीट फ्रीक्वेंसी बोलो, 3 बीट्स पर सेकेंड। अगला बोलो आई मैक्स बाय आई मिन, आई मैक्स बाय आई मिन। आई मैक्स कितना हो जाएगा सर? A1 + A2 का होल स्क्वायर, याद आ रहा है? A1 - A2 का होल स्क्वायर कितना हो गया भाई? A1 + A2 कितना हो गया बेटा? कितना था? 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, कितना हो गया ये? 36/4, 9:1। बोलो भाई अगला। रिजल्टेंट वेव का क्या होता है भाई? रिजल्टेंट वेव का होता है F1 + F2/2, कितना हो गया सर? ये हो गया 250 + 253/2। हाँ जो भी आ रहा है पॉइंट में आ रहा है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। अगले का क्या हो जाएगा? 253 - 250/2, जो भी पॉइंट में आ रहा है कितना आ रहा है? 3/2 आ रहा है ना, ये 1.5 हर्ट्ज।
बोलो यार, सही है। तो ये याद रखें क्या क्या नाम से पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ, आप तो ऐसे याद कर लो, एम्पलीट्यूड वेरिएशन तो बीट ही हो गया ना यार, तो बीट फ्रीक्वेंसी का आधा है, वो डेरिवेशन में प्लस माइनस डालेंगे ना अपन कि ये 2a होना चाहिए, तो ये cos n पाई होना चाहिए, और n की वैल्यू प्लस 2a भी चलेगी, मतलब एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2a भी चलेगी, माइनस 2a भी चलेगी, तो अपने आप बीट फ्रीक्वेंसी f1 माइनस f2 आ जाएगी यहां से, और रिजल्टेंट वेव का क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2 बाय 2। धन्यवाद। अब सुनो मेरी बात, होमवर्क में क्या करोगे ये बताओ पहले मुझे। नहीं नहीं, पूरा तो बेटा ज्यादा हो जाएगा अपने लिए। अपन ने टॉपिक वाइज में कहां तक कर लिया है बताओ, जल्दी बोलो। हैं, बीच बीच के कर लिए ना, तो बीच बीच के कर लो फिर आज। बोलो होमवर्क में क्या दूं, जल्दी बोलो भाई। हैं, डिस्कशन तो अपना क्लियर हो गया ना। अरे डिस्कशन तो वैसे ही करना है ना बेटा, बोलो टॉपिक वाइज ओनली करोगे फिर तुम, टॉपिक वाइज कंप्लीट, जो जो भी बीच के बचे हुए बेटा जरूर से कर लेंगे, मैं पूछूंगा जरूर कल, ठीक है, डिस्कस नहीं करूंगा पर पूछूंगा जरूर। बोलो बेटा, डिस्कस कहां कर रहे हैं, उस दिन इतनी माथा फोड़ी हुई अपनी, 2-4 दिन पहले नहीं हुई क्या?